आज के इस अध्याय में आप पढ़ेंगे शिक्षा निर्देशालय दिल्ली के द्वारा जारी किया गया वार्षिक प्रश्न पत्र। 60 नंबर का ये पेपर रहता है जिसके लिए आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाता है। इस पेपर के अंदर कुल 4 खंड हैं, क, ख, ग और घ। इसमें कुल 11 प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है। इनके लिए आपको आंतरिक विकल्प यानी कि क्वेश्चन के बीच में चॉइसेस दी गई हैं और जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसी के हिसाब से आपको पेपर सॉल्व करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। खंड क का पहला क्वेश्चन है अपठित बोध, यानी कि आपको एक गद्यांश दे रखा है, इसको आप ध्यान से पढ़िए। उसके बाद में इसी के ऊपर बेस जो है आपको पहला क्वेश्चन दिया है, गद्यांश के केंद्रीय विचार के आधार पर उचित शीर्षक का चयन कीजिए। अगर हम ध्यान से पढ़ें, यहाँ पे सबसे पहली बात वीरता के रिलेटेड आ रही है, यानी कि कुछ वीरता के रिलेटेड ही होगा। आप पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है सच्ची वीरता। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? सच्ची वीरता, यानी कि इसका केंद्रीय विचार क्या है? सच्ची वीरता के बारे में। दूसरा प्रश्न है, उसके विचार सबके विचार हो जाते हैं, उसके विकल्प सबके विकल्प हो जाते हैं। इस कथन से वीरता का कौन सा पहलू उभर आता है? सबसे पहला ऑप्शन है आपके पास में सबको एक दिशा में जोड़ने की क्षमता, कठिन परिस्थितियों में अधीर होने का गुण, युद्ध में जीत हासिल करने का कौशल, अपने लिए लाभ कमाने की प्रवृत्ति। अगर आप पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको ये बात के बारे में मिल जाएगा कि किस तरीके से सबको एक दिशा में जोड़ने की क्षमता के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। आपको सबको एक दिशा में जोड़ने की क्षमता जो है ये पहलू इस बात से निकल कर आता है। दूसरे प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि गद्यांश के अनुसार वीरता का वास्तविक स्रोत क्या है, कि कौन सा इसका वास्तविक स्रोत है वीरता का। अगर हम पैराग्राफ की तरफ को चलें, इसके अंदर यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि वीरता तो भीतर से उपजी प्रेरणा है, तो यही उसका असली स्रोत है कि वीरता जो है वो भीतर से उत्पन्न होती है। यहाँ पर आप चाहे मार्क कर लो इसको कि ग भाग का उत्तर जो है वो यह है। ठीक है, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि लेखक ने वीर को देवदार का वृक्ष के समान क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। पैराग्राफ की तरफ को वापस चलते हैं। यहाँ पर उन्होंने देवदार के वृक्ष की बात की गई है ना, तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं वीर कारखानों में नहीं ढलते, न खेतों में उगाए जाते हैं, वे तो देवदार के वृक्ष के समान जीवन रूपी वन में स्वयं उगते हैं, बिना किसी के पानी दिए, बिना किसी के खाद डाले। ये आपका हो गया घ भाग। ठीक है ना, कि वीर जो हैं वो खेतों में नहीं उगाए जाते, ना ही कारखानों में बनते हैं, ये तो स्वयं जो हैं वो बिना किसी के पानी दिए, बिना कोई खाद के, ये जो है स्वयं एक देवदार के वृक्ष के रूप में स्वयं उगते हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए उनको देवदार का वृक्ष कहा गया, क्योंकि वीर बनने के लिए आपको अंदर से भावना होनी बहुत जरूरी है। तो इसके साथ आपका जो है फर्स्ट क्वेश्चन जो था, जिसमें आपसे 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, 3 आपके 1-1 नंबर के थे और 1 आपका 2 नंबर का था। कुल मिला के ये जो पैराग्राफ था वो आपका 5 नंबर का था। अब आता है आपका दूसरा, जिसमें आपको पहले आपको गद्यांश दिया था, अब आपको काव्यांश पूछा गया कि निम्नलिखित काव्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर उस पर आधारित पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। इस काव्यांश को ध्यान से पढ़िए पहले वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद ये जो प्रश्न दिए गए हैं इनके बारे में आपने इनको उत्तर देना है। क प्रश्न जो है उसके अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके बिना शिक्षा व्यर्थ है। सबसे पहला इसका ऑप्शन है धन संपत्ति, दूसरा है भौतिक साधन, तीसरा है नैतिकता और चौथा है पुरस्कार। अब यहाँ पर आपको बताना है कि किसके बिना जो है वो शिक्षा व्यर्थ है। हमें पता है कि अगर बच्चा डिसिप्लिन नहीं है तो उसको शिक्षा नहीं आ सकती, तो इसीलिए शिक्षा जो है वो नैतिकता के बिना व्यर्थ है। अगला प्रश्न है, उसमें बोला गया है कि काव्यांश के अनुसार विज्ञान और आविष्कार केवल तभी सार्थक माने जाते हैं जब वे समाज में नई तकनीक फैलाएं, या वे मानवता और उपकार को बढ़ाएं, वे राष्ट्र को विश्व स्तर पर प्रसिद्ध करें, वे धन और असुविधाएं बढ़ाएं। देखो, धन और असुविधाएं बढ़ाएं ये भी नहीं है, समाज को नई तकनीक फैलाएं ये हो सकता है, बट यहाँ पे उन्होंने बोला है कि विज्ञान और आविष्कार ये कब इनका है, जब ये मानवता के लिए उपकार बढ़ाएं। ठीक है ना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है कि मानव जीवन के लिए उपयोगी वस्तुओं को बनाएं, ये नहीं कि हम दूसरों को नुकसान कर रहे हैं। तो इसीलिए इसका उत्तर है दूसरा भाग।
तीसरे प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि काव्यांश में किस बात को ना भूलने की सलाह दी गई है। कोई भी एक सलाह के बारे में आपको लिखना है। अगर हम काव्यांश पे चलें तो यहाँ पर आपको सबसे पहली लाइन के अंदर ही बोला है कि चरित्र निर्माण को ना भूलें, यानी कि करेक्टर बिल्डिंग। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया चरित्र निर्माण को, कि आपको करेक्टर बिल्डिंग नहीं भूलनी है। चरित्र निर्माण। घ भाग के अंदर आपसे बोला जा रहा है कि कवि भौतिक प्रगति के साथ किन मूल्यों को बनाए रखने की प्रेरणा देते हैं। तो यहां पर आप क्वेश्चन में से लिखोगे कि कवि भौतिक प्रगति के साथ, वापस हम काव्यांश की तरफ को चलते हैं। यहां पर देखो आपको लिखा गया है कि वसुधा का कल्याण, चरित्र का निर्माण, मानव का प्यार, प्राणी का उपकार, जीवन का उद्धान, इन सब को करने के बारे में आप जो है वो कॉमा डाल के पॉइंट्स बना सकते हो और फिर इसका आंसर लिख सकते हो। ठीक है ना। पहले आपने यहीं से लिखना है कि कवि भौतिक प्रगति के साथ जो ये ऊपर मूल्य बताए हैं उनको बनाए रखने की प्रेरणा देते हैं। इसके साथ साथ आपका खंड क जो है वो, यानी कि 10 अंक का खंड क, वो समाप्त होता है। अब हम चलते हैं आगे खंड ख की तरफ को, जो है आपके व्यवहारिक व्याकरण। व्यवहारिक व्याकरण के अंदर सबसे पहला आपको बोला गया है कि स्तंभ क के रेखांकित भाग को स्तंभ ख के दिए गए व्याकरणिक परिचय से सुमेलित करके उत्तर पुस्तिका में लिखें। यानी कि इनको जो आपको मैच द फॉलोइंग दिए गए हैं इनको करेक्ट करते हुए आपने अपनी आंसर शीट में लिखना है। सबसे पहले स्तंभ क के अंदर बोला गया कि बिलवासी जी ने झाऊलाल को 250 रुपए दिए। बस तो फर्स्ट क्लास है जी, परंतु मैं उसे बदलू काका कहा करता था। अब यहाँ पे मैं दिया गया एक, है ना। मैं क्या है? सर्वनाम के अंदर उत्तम पुरुषवाचक है। फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्या है? ये संख्यावाचक विशेषण है। बिलवासी जी ने झाऊलाल को, झाऊलाल को लिखा हुआ ना, यहाँ पे को आपका कर्म कारक हो गया। तो ये इस तरीके से इसके मैच करके आपने लिखना है। ठीक है। आंसर शीट के अंदर आप इसको करेक्ट करके लिखोगे। चौथे प्रश्न में आपसे बोला है सुमेलित शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग लिखिए। इसमें उपसर्ग क्या है? सु। तो आप लिख दीजिए उपसर्ग। ठीक है। फिर अगले प्रश्न में आपसे पूछा है दार प्रत्यय को प्रयोग करके एक शब्द लिखिए। तो आप कोई भी शब्द लिख सकते हैं, जैसे कि ईमानदार। ठीक है। अगला उन्होंने बोला है कि दो और दो जोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है, उसको आपने लिखना है। दो और दो जोड़ना मुहावरे का अर्थ है बहुत आसान काम। तो यहां पर आप लिख दोगे। अगला प्रश्न है, उसमें आपको बोला है कि मधुकर शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। मधुकर शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। इसके पर्यायवाची शब्द हैं जैसे कि भ्रमर। दूसरा आप लिख दीजिए भौरा। तीसरा आप लिख सकते हो अली। अगले प्रश्न में आपसे पूछा जाया है कि शीत शब्द का विलोम शब्द लिखिए। शीत यानी कि ठंडा। ठीक है। इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? गर्म भी लिख सकते हो या फिर आप उष्ण लिख दोगे। गर्म का उल्टा हम ठंडा लिखते हैं ना, यहाँ पे शीत से पूछा इसलिए हम उष्ण लिख रहे हैं। अगला है माखन चुराने वाला। वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। माखन चुराने वाले के लिए, इस पूरे वाक्य के लिए एक शब्द लिखना है आप। तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? माखन चुराने वाला माखन चोर। अगला प्रश्न है पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सोए पग धोए। पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार को लिखिए कि इस पंक्ति के अंदर कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब यहां पर जो है आपसे ये कहा जा रहा है कि पानी की परात को हाथ भी नहीं लगाया और आंखों से, यानी कि जो आंसू आ रहे थे उनके जल से पैर धोए। ठीक है। तो यहां पर ये कौन सा अलंकार है? ये है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति यहां पे भी लिख सकते हैं
तो इसी के साथ हमारा व्याकरण जो है वो भी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है ना। अब हमारा आता है खंड ग, जिसमें पाठ्य पुस्तक है और इसकी वेटेज जो है वो आपकी 28 नंबर की है। इसके अंदर जो गद्यांश दिया रखा है, इसके प्रश्नों को भी आपने पढ़ के ध्यान से उत्तर करना है। 4 नंबर का है ये। इसमें उन्होंने बोला है निम्नलिखित में से कौन सी बात बस की विशेषता के संदर्भ में इंगित नहीं की गई है। व्योविद अनुभवी, अनुभवी व पूजनीय, नई नवेली व तेज, जर्जर व डाकिन। अगर ध्यान से आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा है तो इसके अंदर आपको पता है कि क्या चीज नहीं उसके संदर्भ में बताई गई है। अब क्योंकि बस बहुत ज्यादा पुरानी थी तो इसके अंदर नई नवेली व तेज जो है वह इस संदर्भ में नहीं है। अगला है लेखक और उसके मित्रों का वास्तविक गंतव्य क्या था। उनका वास्तविक गंतव्य था जबलपुर। आप पैराग्राफ पढ़ोगे, आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको इन आंसरों का बहुत आसानी से उत्तर कर लोगे आप। अगला प्रश्न है लोगों ने शाम वाली बस से सफर करने से क्यों मना किया था। क्योंकि बस में बैठने की जगह कम थी, क्योंकि रास्ता सुनसान और डरावना था, क्योंकि वह बस बहुत पुरानी और जर्जर थी, क्योंकि बस का किराया बहुत अधिक था। जब हमने चैप्टर ध्यान से पढ़ा हुआ तो हमें पता है क्योंकि वह बस बहुत पुरानी और जर्जर थी तो इसलिए जो है उन्होंने शाम को सफर करने से मना किया था। अगला प्रश्न है लोग इसलिए इससे सफर नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। इस वाक्य में कौन सा भाव निहित है। व्यंग्य, करुणा, संदेह या घृणा। किस भाव में ये बात बोली जा रही है कि हम इसमें इसलिए सफर नहीं कर रहे क्योंकि बेचारी बूढ़ी हो गई है तो इसलिए इसको कष्ट होगा। तो यह एक व्यंग्य भाव में बोला गया। 5वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि गद्य पाठों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर लिखिए। यानी कि ये जो आपको 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं इनमें से कोई भी 2 का आपको उत्तर करना है। जैसे कि बाज और सांप में से कौन सा पात्र आपको सबसे अधिक समझदार लगा और क्यों। मशीनी युग में कितने हाथ काट दिए गए। इस पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। क्या निराश हुआ जाए पाठ के माध्यम से लेखक क्या सीख देना चाहते हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर बच्चे आप खुद लिखने की कोशिश करना। इन सब की डिटेल, हर एक चैप्टर की मैंने डिटेल वीडियो जो है वो अपने चैनल पर डाली हुई है। मैं सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी। आप उनसे एक बार ध्यान से सुनकर देखो, 5-10 मिनट हर चैप्टर पे आप स्पेंड कर सकते हो। उससे आपको हर चैप्टर की स्टोरी पता चल जाएगी। उसके बाद में आप इनके आंसर्स खुद लिखना, शॉर्ट में बना के लिख देना, ठीक है ना। तो आपके ये 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। अगले प्रश्न में आपसे पूछा है कि गद्य पाठों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना। अब इन 2 प्रश्नों का भी क्या है, पुड्डुकोट्टई की महिलाओं पर साइकिल का प्रभाव की तरह आपके जीवन पर किस घटना का सकारात्मक बदलाव आया। यानी कि कोई भी ऐसी चीज जिसने आपके जीवन में भी एक पॉजिटिव चेंज दिया है उसके बारे में आप लिख सकते हो। बिलवासी मिश्र ने जिस प्रकार झाऊलाल के लिए पैसों का प्रबंध किया, आपके विचार में वह सही था या गलत था। तो आपको ये बताना है कि चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो उससे आपने पढ़कर फिर आपने बताना है कि उन्होंने जो उनके लिए पैसों का इंतजाम किया था, प्रबंध किया था, क्या वो सही था तरीका या गलत है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अपना पूर्वज किसने कहा, इसके पक्ष में क्या तर्क दिए गए हैं। इसके बारे में भी आपको एक्सप्लेन करके लिखना है कि इसके बारे में क्या बताया गया है, ये बात किसने कही थी और किसने इसके कंटेक्स्ट में क्या बातों का तर्क दिया गया है। अगला है कि निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। इनके अंदर है पक्षी और बादल भगवान के डाकिए में से ये दिया गया है। इन्होंने वो बोला है कि जो एक महादेश से दूसरे महादेश जाते हैं, काव्य के अनुसार ये पंक्ति किस पर लागू होती है। पेड़ पौधों पर, पक्षी और बादल, पानी और पहाड़, मनुष्य और पेड़ों पर। बाकी सब जो है वो एक देश से दूसरे महादेश नहीं जाते। कौन जाता है, सिर्फ पक्षी और बादल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, दूसरा पार्ट। चिट्ठियां शब्द कविता में किसका प्रतीक है। धार्मिक उपदेशों का, लोक कथा वर्णन का, प्राकृतिक संदेशों का या कवि की कल्पना का। हमें पता है कि यह शब्द चिट्ठियां ये प्राकृतिक संदेशों का वर्णन करता है, इसका प्रतीक है ये। तो थर्ड जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। अगला है मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांचते हैं। में बांचते हैं का क्या अर्थ है। वे अपने आचरण से समानता के भाव को जीते हैं। वे चिट्ठियों को ध्यान से पढ़ते और समझते हैं।
वे पक्षियों और बादल से परस्पर संवाद करते हैं, वे ईश्वर के संदेशों का पालन नहीं करते हैं। देखो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट उत्तर है वे अपने आचरण से समानता के भाव को जीते हैं। आचरण का है बिहेवियर। अगला प्रश्न है कि पद्यांश में निहित मूल शिक्षा है प्रेम संदेश, प्राकृतिक आदर, मानवीय एकता या वैश्विक बंधुत्व। हमें पता है कि वो सबको प्रेम का संदेश दे रहे थे, तो इसलिए वैश्विक बंधुत्व। 8वां प्रश्न है, इसमें भी आपको बोला गया कि पाठ्य पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। कवि ने दीवानों की हस्ती कविता में दीवाने शब्द का प्रयोग किस प्रकार के व्यक्तियों के लिए किया है? कवि ने दीवानों की हस्ती कविता के अंदर दीवाने शब्द का प्रयोग जो है वो समाज की परवाह किए बिना जो लोग अपनी सच्चाई, अपनी मानवता और अपने आदर्शों से जीवन जीते हैं उनके लिए दीवाने शब्द का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, कबीर ने अपने दोहे में तलवार और म्यान का प्रयोग किस प्रतीक में किया गया है? इसके अंदर तलवार जो है वो ज्ञान का प्रतीक है और म्यान जो है वो शरीर का। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, तलवार जो है वह ज्ञान का प्रतीक है और म्यान जो है वह शरीर का, कि हमारे शरीर के अंदर जो है वह ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आत्मा और शरीर का संबंध तलवार और म्यान जैसा है, जो ज्ञान है वह आत्मा के साथ रिलेट कर रहे हैं ना। तीसरा प्रश्न है कि कृष्णा अपनी माँ से अपनी चोटी के संदर्भ में क्या क्या प्रश्न करते हैं? वह अपनी माँ से पूछते हैं कि ये चोटी छोटी क्यों है, इसको काट दी, किसने काट दी, क्या गायें इसको खा लेती है या किसी ने जानबूझकर काट दी है? तो वह इस तरीके के संदर्भ जो हैं वो अपनी माँ से पूछते हैं अपनी चोटी के बारे में। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं कि 9वें प्रश्न के अंदर वो बोल रहे हैं कि किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। 2 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आपको पहला प्रश्न पूछा गया, मनुष्य के आचरण में कौन से दोष हैं जो दूसरों को उसके विरोधी बना देते हैं? आपको कबीर के दोहे के पाठ के संदर्भ में इसको उत्तर देना है। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य के ऐसे कौन से आचरण हैं जो दूसरों को उसके विरोधी बना देते हैं? सबसे पहली होती है आपकी वाणी। अगर आपके वचन जो है वो कटु हैं, आप किसी की निंदा कर रहे हो, आप क्रोध में हो, आपके अंदर अहंकार है, तो ये सब आचरण जो है वह व्यक्ति को दूसरे के विरोधी बना देते हैं। दूसरा प्रश्न है, कृष्ण द्वारा सुदामा की सहायता गुप्त रूप से करने का क्या कारण रहा होगा? अपने विचार में लिखिए। इसके अंदर क्या है, क्योंकि वह सुदामा के कृष्ण जी सच्चे मित्र थे, वह सुदामा के ऊपर कोई दया या उपकार का एहसास ना हो, तो इसलिए उन्होंने यह सहायता गुप्त रूप से की थी। अगला प्रश्न है, यशोदा से कृष्ण की शिकायत करते समय गोपी उसे अनोखा पूत क्यों कहती है? स्पष्ट कीजिए। यशोदा से जब कृष्ण की शिकायत करती है गोपी, तो उनको अनोखा पूत इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह माखन चुराने के बावजूद भी वह बहुत आसानी से ये आरोप जो है वो दूसरों पे लगा देते हैं, तो उनकी चतुर चालाकी के कारण जो है वो उनको अनोखा पूत कहती हैं। खंड घ जो है यानी कि चौथा पार्ट जो है उसके अंदर 10वें प्रश्न के अंदर आपको कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 80 से 100 शब्दों में एक पत्र लिखना है। इसकी वेटेज जो है वो 6 नंबर की है। सबसे पहले के अंदर आपको बोला गया है, आप सौम्य या फिर सौम्या हैं, आपके मोहल्ले में सड़क के दोनों और स्ट्रीट लाइट कई दिनों से खराब है, जिससे शाम के समय अंधेरा रहता है और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। नगर निगम अधिकारी को स्ट्रीट लाइट ठीक करवाने हेतु पत्र लिखिए। तो आपको ये पत्र लिखना है नगर निगम अधिकारी को। आप अदिति या आदित्य हैं, आपके मित्र और सखी को विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। उन्हें बधाई का पत्र देते हुए मेहनत जारी रखने की प्रेरणा देते हुए एक पत्र लिखिए। देखो जो क भाग के अंदर है ये है आपका फॉर्मल लेटर, ठीक है ना, और जो आपका ख भाग में, क्योंकि आप दोस्त मित्र को लिख रहे हो, तो ये है आपका इनफॉर्मल लेटर, अनौपचारिक पत्र। आप दोनों में से कोई भी एक पत्र लिख सकते हो। ये 6 नंबर का है आपका। अगर आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप पूछ सकते हो। 11वां जो कि लास्ट प्रश्न है आपका, उसके अंदर आपको बोला है किसी एक विषय पर आपको 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। ये भी आपका 6 मार्क्स का है। इसके अंदर आपको टॉपिक दिया सच्ची मित्रता, मेरी यादगार रेल यात्रा, त्योहारों का देश भारत। आप भारत के देश के अंदर जो अलग अलग हम त्योहार मनाते हैं उनके बारे में लिख सकते हो, ठीक है ना, या फिर आप सच्ची मित्रता का महत्व क्या है किसी के जीवन में उसके बारे में लिख सकते हो, या आपने कभी ट्रेन जर्नी की होगी कोई,
उसके बारे में भी आप पैराग्राफ, एक अनुच्छेद लिख सकते हो। तो आई होप बच्चों कि आपको ये जो प्रश्न पत्र है वो आसानी से समझ आ गया हो। अगर आपके कोई भी डाउट और सजेशंस हैं तो आप कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने आपकी बुक के सारी वीडियोस के लिंक दे दिए हैं, आप वहां से जाके एक बार जरूर सुन लेना पेपर से पहले। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग विद CSE ट्यूटोरियल। थैंक यू।